मैं घर का काम करके बहुत थक चुका था। मैंने अपने कमरे में जाकर आराम करने का फैसला किया। तभी मेरा बेटा आया और कहा कि चुल्लू आराम से बैठते हैं। मैं आपको कुछ हल्की मशक़ें बताऊं जो आपकी कमर के दर्द को ठीक कर देंगी। मैंने इसे ना रहने को कहा, बेटा मैं खुद देख लूंगा। बेटे ने कहा, मां हल्की सिलाई करने से आपको जल्द राहत मिलेगी। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। ये कहने के बाद वो कुर्सी से उठकर मेरे पास आए और आराम से बैठने में मेरी मदद की। मां मुझे बताओ कहाँ सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। अपने बेटे की हमदर्दी और तशवीश को देखकर मैंने इसे इनकार नहीं किया। पाई दरअसल मैं दर्द के बहाने इससे थोड़ी सी बात करना चाहता था। मैं इसे महसूस करना चाहता था। मैं शर्म से सीधा बैठ गया और अपनी करती को थोड़ा सा लगाकर कहा कि यहाँ थोड़ा दर्द है। बेटे ने अपनी उंगलियों से इस जगह को आहिस्ता से छुआ और कहा, ठीक है। अब आहिस्ता से अपनी गर्दन को सर्कुलर अंदाज में हरकत दे। इसने मुझे थोड़ा सा बताना शुरू किया। जैसे ही मैंने गलती से अपने कंधे पर उसका हाथ छू लिया, मैंने एक मुख्तलिफ एहसास महसूस किया। बेटा आहिस्ता आहिस्ता मुझे फिसलते हुए मुख्तलिफ अंदाज बताने लगा और उसके हाथों के छूने से मुझे थोड़ा अजीब महसूस हुआ। जब वो मेरी मदद करने के लिए थोड़ा करीब आए, मेरा दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा, लेकिन मैंने अपने आप को काबू में रखा और उसकी मदद के लिए इसका शुक्रिया अदा किया। बेटे ने पूछा, मम्मी अब थोड़ी राहत महसूस कर रही है? इस वक्त में थोड़ा सा परेशान था। बेटी ने नादानिस्ता जवाब दिया, जी हाँ थोड़ा सा। बेटे ने कहा, अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी कमर को सामने की तरफ झुकाओ। अगरचे ये सिर्फ वर्जिश थी, लेकिन मैंने अपने बेटे के पास आकर थोड़ा मुख्तलिफ महसूस किया। माँ बेहतर होगा कि आप थोड़ा और झक जाएं। बेटे ने कहा, मैं इस पर थोड़ा हिचकिचाता था, लेकिन फिर भी मैंने ऐसा करने की कोशिश की। आपको कैसा लग रहा है? बेटे ने पूछा। मेरे बेटे का चेहरा देखकर मेरे गाल सुर्ख हो गए, लेकिन मैं वहां बैठा हुआ था। वो मुझे देख नहीं सकता था। मुझे यकीन था कि वो सिर्फ मदद कर रहा था और उसके अल्फाज सिर्फ हमदर्दी का इजहार कर रहे थे। बेटे ने थोड़ी देर इंतजार किया और जब मैंने कहा कि सब ठीक है तो वो खामोशी से उठा और दूसरे कमरे में चला गया। आज मैंने एक मुख्तलिफ एहसास महसूस किया। काफी अरसे के बाद किसी ने मुझे एक लाश दी थी जिसमें हमदर्दी और वाबस्तगी छपी हुई थी। जब आप अपने बच्चे की नींद के बारे में सोचते हैं, हार गए। मैं नहीं जानती थी। अगली सुबह जब मैं उठा तो मुझे ताजगी महसूस हुई। नहाने के बाद मैंने हल्के नीले रंग के सफ़ेद करती सूट में अच्छी तरह से कपड़े पहने और सादा सैंडल पहने। थोड़ा सा मेकअप करने के बाद मैंने अपना नाश्ता तैयार करना शुरू कर दिया। जब भी मैं नाश्ता करता, मैं बावर्ची खाने के दरवाजे पर आता और दूसरे कमरे में घूरता। मेरे बेटे के काम पर जाने का वक्त हो गया था। जैसे ही मैंने नाश्ता किया, मैं बाहर चला गया। लड़का दूसरे कमरे से आ रहा था। आज बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी माँ सोचती है कि कल का असर पड़ा है। लड़का मुस्कुराया। इसकी आंखें मेरे सूट और फिर मेरे सैंडल की तरफ चली गईं। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, असर पड़ा है। लेकिन क्या आप जानते हैं? चाय पीते हुए बेटे ने कहा, माँ जी आज अपने हमेशा की तरह सादा सैंडल पहने हैं। तो मैंने सोचा कि अब दर्द ठीक है। मैंने कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब खाने की मेज पर बैठ जाएं। मैं दोपहर का खाना लाऊंगा। फिर हम एक साथ खाना खाने लगे। इसी दौरान बेटे ने मुझसे पूछा, माँ जी क्या आप कोई खास कपड़े नहीं पहनती हैं? मैंने जवाब दिया, मैं इसे पहन लूंगा, लेकिन बहुत कम। आधे साल अगर कोई खास मौका है। बेटे ने क्यों नहीं कहा, सिर्फ इस वजह से कि मैंने आपको उनमें कभी नहीं देखा। मुझे लगता है कि वो आप पर बहुत अच्छे नजर आएंगे। मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं। मेरे बेटे की मौत के बाद मैंने काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद मैंने दूसरा कमरा शुरू किया। इसी दौरान मैंने इसके बिस्तर के नीचे कुछ कपड़े पड़े देखे, तो मैंने झुककर इसे बाहर निकाला और मेरी आंखें हैरत से थोड़ी चौड़ी हो गईं। यह हल्का नीला कपड़ा था जो शायद वही था। मैंने इसे गौर से देखा और समझ गया कि शायद किसी की ज़ाती चीज़ हो सकती है जो इत्तेफाकी तौर पर यहाँ रह गई हो। मैंने फौरन कपड़े एक तरफ रख दिए और कमरे की सफाई शुरू कर दी। इसी दौरान मुझे कुछ दिन पहले की बात याद आई जब मेरे बेटे के दोस्त इस कमरे में थे।
मैंने सोचा कि यहाँ का कपड़ा शायद उनमें से किसी एक का होगा। जब मैंने कपड़ा उठाया तो मैंने इस पर रोशनी के कुछ निशान देखे। मुझे ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि वो अलामात क्या थी। मैं कुछ देर के लिए इस ख्याल में गुम हो गया। फिर अचानक बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई, इसलिए मैंने कपड़े को वापस बिस्तर के नीचे रख दिया और बाहर आकर दरवाजे की तरफ देखा। मैंने पड़ोस में रहने वाली काजल को वहां खड़ा देखा। अरे काजल भाभी, मैं अभी आ रहा हूं, मैंने कहा और जल्दी से बेटे का कमरा बंद कर दिया और नीचे आकर दरवाजा खोला। काजल जो पड़ोस में रहती थी। काजल अक्सर दोपहर को मेरे घर आती, मुझे इसके घर बुलाती और हम इधर उधर बात करते। इस दिन हम दोनों सड़क पर थे। वो बहुत बातें कर रहा था। काजल के जाने के बाद मैंने एक बार फिर नहाने का फैसला किया। सुबह बेटे ने कपड़ों का जिक्र किया था, इसलिए नहाने के बाद मैंने सब्ज रंग का सूट पहना और सफ़ेद कम एड़ी वाली सैंडल भी पहनी। बेटे के आने का वक्त भी शुरू हो चुका था और शाम के 5 बजे मैंने दरवाज़ा खोला और बेटा मुझे गौर से देखने लगा और इसे अपनी तरफ से देखने लगा। बेटे ने मुझे कुछ और हल्की सिलाई के अंदाज बताए। मैंने अपने बेटे से कुछ बताने को कहा। क्या आपको मेरे सैंडल पसंद हैं? बेटे ने मुस्करा कर कहा, हाँ बेटा, आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। आपको अजीब लगेगा, लेकिन मुझे ख्वातीन के पैरों पर सादा सैंडल पसंद है और आप इसे हमेशा पहनते हैं। मैंने मुस्करा कर कहा, इसमें क्या गड़बड़ है? और मुझे नहीं लगता कि ये अजीब है। मैं आपके जज्बात को समझ सकता हूं। मुझे अपने बेटे की तरफ से बताए गए ममनू से कुछ राहत मिल रही थी। बेटा आहिस्ता आहिस्ता मुझसे मजीद हल्के से चलने को कहने लगा। मेरे अच्छे मौत को देखकर बेटे ने भी थोड़ी सी सादगी दिखाई और कहा, माँ आपका पेट बहुत सीधा है, अगर आप चाहें तो थोड़ा आगे झुक सकते हैं इससे और आराम करें। मैंने थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ ऐसा करने की कोशिश की। पिछली बार की वजह से मुझे थोड़ी राहत मिली, इसलिए मैंने हार नहीं मानी। जैसे ही मैं थोड़ा आगे बढ़ा, मेरे बेटे ने मेरी मदद की ताकि मैं अपना तवाज़ुन बरकरार रख सकूं। मैं राहत महसूस कर रहा था, लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि बेटा ज्यादा तवज्जो दे रहा था। ऐसा लगा जैसे वो मेरी कमर के निचले हिस्से को मुझसे ज्यादा सहारा दे रहा है। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने कुछ नहीं खाया। थोड़ी देर के बाद मुझे एहसास हुआ कि बेटा शायद करीब आने की कोशिश कर रहा था। मैंने आहिस्ता से सीधा बैठने का इशारा किया। कुछ देर बाद जब बेटे ने गलती से मेरे पेट को छुआ तो मैं अचानक थोड़ा सा हैरान रह गया। मुझे लगा जैसे मैं थोड़ा सा दौड़ रहा हूं। मैंने फौरन अपने बेटे का हाथ पकड़ा और इसे आहिस्ता से दूर धकेल दिया और कहा, बेटा बस ये करो। मैं फौरन इससे दूर होकर बैठ गया। मैं थोड़ा हैरान हुआ और मेरा बेटा भी थोड़ा बीमार महसूस कर रहा था। इसका रवैया थोड़ा अजीब लग रहा था और मैं आराम से उठ गया। जैसे ही मैं खड़ा हुआ मेरे पाजामे थोड़े ढीले हो गए, जिससे मुझे थोड़ी शर्मिंदगी हुई। मैं फौरन इसने खुद पर काबू पाने की कोशिश की और अपने पाजामे को ठीक करने के लिए जल्दी से झक गई। मुझे नहीं मालूम था कि इस वक्त क्या करना है, क्योंकि मैं थोड़ा शर्मिंदा था। मैंने खुद को पुरसुकून करने की कोशिश की और बेटा भी थोड़ा पीछे हट गया। मैंने अपने बेटे से कहा, शुक्रिया, अब मैं ठीक महसूस कर रहा हूं। बेटे ने सर हिला दिया। शाम को मैं और मेरा बेटा एक पुरसुकून हालत में थे, जो कुछ हद तक आम थी, लेकिन थोड़ी घबराहट और उलझन भी महसूस हुई। मेरी सांसें थोड़ी तेज हो गईं और मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। मैं इसे बिल्कुल समझ नहीं सका। वैसे भी मैंने सूरत-ए-हाल से निपटने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मैं शश व पंज का शिकार रहती हूँ। हम दोनों बगैर किसी बातचीत के इस सस्ती जगह पर थे। मेरे बेटे से कुर्बत ने मेरे लिए इसे थोड़ा आसान बना दिया। मैंने इसे कुछ नहीं बताया। मैं थोड़ा उलझन में था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। मेरे ज़हन में एक पुरसुकून पिन था। मेरे जिस्म में हल्की सी तकलीफ थी। बेटे ने इस कुर्बत को थोड़ा बढ़ाकर मेरे जिस्म के करीब आने की कोशिश की। मैं थोड़ा घबरा गया था। आखिरकार मुझे एहसास हुआ कि सूरत-ए-हाल थोड़ी आगे बढ़ रही है और मुझे अब इसका सामना करना चाहिए। फिर कुछ देर के लिए खामोशी छा गई, गोया किसी हरकत के बाद। मैंने आहिस्ता से अपने बेटे को कुछ और दूर जाने को कहा। मैं अपनी ही सांसें ले रहा हूं। मामूल पर आना शुरू हो गया।